गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इस साल टीवाई के बैफ के बच्चे जो प्लेन बीकॉम कर रहे हैं या जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैफ कर रहे हैं, उनको सबको ये सारे कंप्लीट 6 सेम वालों को ये डाउट है कि एग्ज़ाम रखा जाएगा कि नहीं। और सीएम ने अनाउंस कर दिया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बीएमएस का भी, बैफ का भी, बीकॉम का, हर किसी का, 6 सेम का। बट अभी ऐसी कोई परफेक्ट न्यूज़ नहीं है और अभी यूजीसी ने कोई ऐसा कैंसिल करने का डिसीज़न नहीं लिया है। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी डिसीज़न कुछ 1 वीक लगेगा आने में। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 6 सेम के बच्चों के एग्ज़ाम्स रखे जाएंगे, क्योंकि विदाउट एग्ज़ाम टीवाई की डिग्री अगर दी जाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए 3rd ईयर के लिए एग्ज़ाम रखे जाएंगे, इस बात का मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस में रहिए। अभी आज मैं तुम लोगों को जो स्टूडेंट्स प्लेन बीकॉम कर रहे हैं या जो बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी एक हार्ड सब्जेक्ट होता है और उसमें का भी सबसे हार्ड लेसन जो अमालगमेशन, मैं उसका कुछ तुम्हें मीनिंग्स वगैरह बताया था लास्ट लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को एंट्रीज बताऊंगा और उसको ध्यान से समझिए। देखो, अमालगमेशन जो होता है वो 2 कंपनी आपस में ज्वाइंट होती है और एक न्यू कंपनी खड़ी होती है। मतलब जैसे ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, और वो दोनों ज्वाइंट होके ए बी लिमिटेड बोल के एक न्यू कंपनी बन जाती है। तो देखो, ऐसे नॉर्मल वे से देखा जाए तो हम कहेंगे अरे कुछ नहीं हुआ, खाली ए कंपनी और बी कंपनी ज्वाइंट हो गए हैं, इन्हीं लोग का ऑलरेडी बिजनेस है। लेकिन एक्चुअल में अकाउंट करते समय ऐसा नहीं होता। अकाउंट करते समय ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है उसका कि ए लिमिटेड एक ओल्ड कंपनी है, बी लिमिटेड एक ओल्ड कंपनी है, दोनों ज्वाइंट होके ए बी लिमिटेड एक न्यू कंपनी बने। तो ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि ए लिमिटेड कंपनी जो ओल्ड कंपनी थी वो सेल हो गई, बी लिमिटेड भी सेल हो गई, और ए बी लिमिटेड जो न्यू कंपनी है उसने ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को परचेज कर लिया, तो ए बी लिमिटेड एक न्यू कंपनी खड़ी हो गई। ओके, अब इसमें जो तुम्हें पूछा जाता है, या तो तुम्हें कहा जाएगा कि पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ओके, या तो तुम्हें पूछा जाएगा पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, या तो ऐसा पूछा जाएगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक बी लिमिटेड। तो ये ए लिमिटेड या बी लिमिटेड के बुक में या तो जर्नल एंट्री पूछी जाएगी या तो तुम्हें लेजर अकाउंट पूछा जाएगा। बट जो न्यू कंपनी के बुक में अगर पूछा गया तो ए बी लिमिटेड के बुक में तुम्हें जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है और न्यू कंपनी की बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन होने के बाद की बैलेंस शीट पूछी जाती है। ओके, अब तुम्हें इसमें जो सबसे बड़ा अमालगमेशन का सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन को पता करना। परचेज कंसिडरेशन अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, परचेज कंसिडरेशन किसको बोलते हैं। जैसा कि अभी मैं बता रहा हूँ कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जो सेल हो गई, बी लिमिटेड सेल हो गई, और ए बी लिमिटेड ने ए को भी परचेज कर लिया, बी को भी परचेज कर लिया। तो ए बी लिमिटेड जब परचेज कर रही है ए को, या ए बी लिमिटेड परचेज कर रही है बी को, तो उसके बदले में कुछ वर्थ, उसका कुछ वैल्यू देगी शेयर होल्डर्स को। तो वो न्यू कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी ए बी लिमिटेड जिस वैल्यू पे ए लिमिटेड को और बी लिमिटेड कंपनी को परचेज कर रही है, उस प्राइस को परचेज प्राइस नहीं बल्कि परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के कई तरीके होते हैं जो तुमको मैं डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये समझो
कि हमको जो अमालगमेशन लेसन करना होता है उसमें ओल्ड कंपनी की जब बुक पूछी जाती है तो आइदर उसका जर्नल एंट्री पूछा जाता है या लेजर अकाउंट पूछा जाता है। और टोटल हमें 7 प्रोसेस करने होते हैं। उन 7 प्रोसेस में सारा का सारा अमालगमेशन कंप्लीट होता है। और अगर ये सातों प्रोसेस आप लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझ लोगे, तो अमालगमेशन सबसे हार्ड लेसन होते हुए भी आप लोगों को एकदम इजी लगने लगेगा। हार्ड भले है लेकिन मेरे स्टूडेंट्स कभी हार्ड नहीं कहते इस लेसन को। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारे एडजस्टमेंट इसके सारे जो किस तरह से करने हैं स्टेप सॉल्व, वो सारे स्टेप में आपको एक एक करके 1 बाय 1 बताऊँ। देखो सबसे पहले ना हमें ट्रांसफ़र स्टेज करना होता है। सबसे पहले हमें ट्रांसफ़र स्टेज करना होता है। सपोज ए लिमिटेड के बुक में हम एंट्री बना रहे हैं। मैं आप लोगों को एक कंप्रहेंसिव सम है इस बुक में एक देखो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्रहेंसिव सम है। कंप्रहेंसिव सम यानी आप लोग को पता है जिस सम में तुम्हें ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट रिपीट हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा सम होता है, जिस सम में तुम्हें परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी के बुक में जर्नल, लेजर प्लस परचेजिंग कंपनी के बुक में बैलेंस शीट, ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें मिल जाती है। मतलब ये सम सॉल्व करने के बाद तुम्हें 90% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों अभी यहाँ पे तुम्हें जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी या ओल्ड कंपनी, इनके बुक में तुम्हें जो सारी जर्नल एंट्री पास करनी है या लेजर अकाउंट बनाना है। तो कोई भी काम करना है तुम्हें ये 7 स्टेप से चलना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला स्टेप ये होता है ट्रांसफर स्टेज। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ट्रांसफर स्टेप होता है। अच्छा, ये जो तुम्हें जर्नल या लेजर बनाना है ये सिर्फ ओल्ड कंपनी के बुक में बनाना है। यानी सिर्फ हम इस सम को कर रहे हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों अमालगमेट हो गई तो ए बी लिमिटेड बनी। अच्छा, ए लिमिटेड के बुक में तुम्हें जर्नल या तो लेजर अकाउंट बनाना है। अब तुम्हें सबसे पहला काम इसमें ट्रांसफ़र स्टेज करना है। ट्रांसफ़र स्टेज में क्या करना होता है, देखो यहाँ गौर से देखो, यहाँ ये ए लिमिटेड की पूरी बैलेंस शीट है, ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है और ये बी लिमिटेड कंपनी की सारी बैलेंस शीट है। ओके, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हम ए लिमिटेड एक कंपनी एंड बी लिमिटेड कैरिंग सिमिलर बिजनेस डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर द पर्पज ऑफ न्यू कंपनी। ये लोग ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अमालगमेट हो रहे हैं और ए बी लिमिटेड नाम से नई कंपनी खड़ी हो रही है। ओके, तो ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ये बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ये दोनों के बुक में तुम्हें जर्नल एंट्री एंड लेजर अकाउंट बनाना है। गिव इफेक्ट टू द ट्रांजेक्शन, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड। मतलब ए लिमिटेड के बुक में तुम्हें लेजर अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी बतानी है और ए बी न्यू कंपनी के बुक में तुम्हें बैलेंस शीट भी बनाना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमें ये पता करना होता है कि परचेज कंसिडरेशन कितना है। यानी ए बी लिमिटेड जिस वैल्यू पे परचेज कर रही है ए को और जिस वैल्यू पे परचेज कर रही है बी को, दोनों को कितना परचेज प्राइस पे ले रही है वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। और वही परचेज प्राइस को अकाउंट में परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। परचेज प्राइस नहीं, परचेज कंसिडरेशन। तो देखो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे तुम्हें बताया हुआ है। अब ये परचेज कंसिडरेशन में देखो कैसे पता करना है कि कितने प्राइस पे ये ए को खरीद रहा है और कितने प्राइस पे बी को खरीदा है। देखो ये ए के बारे में इंफॉर्मेशन है,
अगर कोई असेट के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि वो वैल्यू कम करके ले रहा है तो उसको कम, अब देखो ये एक ए लिमिटेड का हम परचेज प्राइस पता कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और ये बी लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन पता कर रहे हैं, और न्यू कंपनी की बैलेंस शीट में डालने के लिए फिर दोनों के एसेट आ जाएंगे ऐड करके, ये दोनों के। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि टू प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। ओके, मतलब ए लिमिटेड का जो हम खरीद रहे हैं तो डेटर था 12,000 का, तो हम ए लिमिटेड के डेटर को पहले लिखेंगे पूरा 12,000, बट यहाँ पे लेस, देखो सबसे पहले ना सारे एसेट लिख दिए जाते हैं। जब हम परचेज कंसिडरेशन पता करते हैं तो हम पहले पूरे एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होके दी हुई है तो वो चेंज वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज बैलेंस शीट की ही वैल्यू पे हम लिखते हैं। और सेकेंड काम, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती है, मैक्सिमम तुम्हें मिलेगा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ऐसे सब वगैरह वगैरह जो भी हैं वो तुम्हें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं जिनको तुम्हें सारे एसेट में से माइनस कर देना पड़ता है। तो जो वैल्यू आता है वो ए का परचेज कंसिडरेशन पहले आएगा, फिर इसी तरह से बी का करोगे, बी का परचेज कंसिडरेशन आएगा, उसके बाद टोटल दोनों का ऐड कर दोगे तो न्यू कंपनी के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। अब देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 17,000 दिया आएगा, और यहाँ पे ए का कोई लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू चेंज नहीं है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमको एज इट इज 17,000 लिखना पड़ेगा पीसी कैलकुलेट करने की। प्लांट एंड मशीनरी 24,000 दिया है ए के ओल्ड बैलेंस शीट में, बट यहाँ क्या बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी में से 33 1/3% अपने को राइट ऑफ कर देना है, यानी उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट कर देनी है, कम कर देनी है, तो 1/3 कम कर दोगी, यानी 8 3 24, तो 8,000 कम हो जाएगा। तो 24 में से 8,000 कम हो के 16,000 वैल्यू पे न्यू कंपनी। देखो क्या होता है कि कंपनी जो ए लिमिटेड है उसकी कितने एसेट की वैल्यू है वो मायने नहीं रखता, न्यू कंपनी उसको जो वैल्यू पे खरीद रही है एग्रीड वैल्यू पे, वो वैल्यू पे पीसी बनाया जाता है। अब स्टॉक था 10,000 का, स्टॉक को इसने क्या किया है 400 माइनस करके लिखा है, तो 9,600 का स्टॉक लिया जाएगा। ओके, उसके बाद डेटर 12,000 का था, डेटर में से 5% आरडीडी लेना है, बट डायरेक्ट नहीं इसमें से माइनस करना है, पहले फुल डेटर को 12,000 यहाँ लिखना है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में जब माइनस किया जाएगा तो उसका तुम्हें 5% 600 माइनस करना है। और कोई चीज़ इसमें डेटर, फर्नीचर 5,000 का है, फर्नीचर की कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो फर्नीचर को ऐसे ही 5,000 लिख दिया जाएगा। उसके बाद कैश एट बैंक है 8,000, तो कैश एट बैंक को भी 8,000 सेम लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं कि बोथ द कंपनीज, हाँ गुडविल भी है 5,000, सॉरी गुडविल यहाँ है बैलेंस शीट में 5,000, तो गुडविल 5,000 लिखा जाएगा। ओके, अब ये गुडविल प्लस लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश सब मिला के टोटल आया 70